we are going to do the topic called electricity. I will go through it. So सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक करंट, इसका डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमको एक इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करे, इसके लिए हमको सर्किट चाहिए होगा, ठीक है. तो सबसे पहले एक सर्किट बनाते हैं. सर्किट में क्या रहेगा, एक रेजिस्टर रहेगा, ठीक है. उससे एक सेल जुड़ा हुआ रहेगा. ये जो छोटा वाला लाइन है ये बताता है नेगेटिव टर्मिनल को, ये बड़ा वाला बताता है क्या, पॉजिटिव टर्मिनल को. तो यहाँ पे यह रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर अपना एक कंडक्टर है. इससे करंट तभी पास कर पाएगा जब यह कंडक्टर होगा. तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर. लेकिन हम जो कन्वेंशनली जो करंट का डायरेक्शन लेते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से. ये पता है ना सबको, ठीक है. यस सर. गुड. तो यहाँ पे इसका नाम है अपना सेल. इसको क्या बोलते हैं, सेल. ये क्या है, रेजिस्टर. रेजिस्टर ये सेल है और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से यह करंट जो है मूव करेगा, मतलब इसका डायरेक्शन फॉलो करेगा, ठीक है. तो आगे देखते हैं. अब हमको पता करना है इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आई को. तो आई जो है अपना क्या है, रेट ऑफ फ्लो किसका, चार्ज का. किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू. तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. तो करंट को हम डिनोट करेंगे आई से. ये आई क्या बता रहा है, करंट को. चार्ज को क्यू से डिनोट करेंगे, ये चार्ज को बताएगा क्यू, ठीक है. और टी अपना क्या बताएगा, रेट. रेट मतलब टाइम, टाइम. तो आई जो होगा वो क्या होगा, चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम. तो ये क्या हो जाएगा अपना करंट, ये बताएगा करंट. आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू आई टाइम्स टी, ये भी लिख सकते हैं. क्या किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है. अब देखते हैं कि करंट का जो एस आई, चार्ज का पहले देखते हैं. चार्ज का एस आई यूनिट क्या है, एस आई यूनिट चार्ज का क्या होता है बाबू, कौन बोलेगा, कूलम्ब. क्या होता है, कूलम्ब. जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सर कैपिटल क्यू से. कैपिटल क्यू से. कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं या कैपिटल सी से. सॉरी सर, क्यू सी से. वेरी गुड. अब देखते हैं, अब अपना एस आई यूनिट देखते हैं हम किसका, एस आई यूनिट चार्ज का, सॉरी करंट का. तो करंट का एस आई यूनिट क्या होता है, सर एम्पियर होता है. एम्पियर होता है. इसको डिनोट करते हैं किससे, किससे, ए से, राइट, ठीक है. अब हमको पता करना है कि एक एम्पियर किसके बराबर होता है. 1 एम्पियर इज हाउ मच, 1 एम्पियर को हमको डिफाइन करना है. तो 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाई कितना, 1 सेकेंड.
क्या बोल रहे थे? यहाँ पे देखिए करंट का यूनिट क्या हो गया? एम्पियर। चार्ज का क्या हो गया? कूलम्ब। टाइम का क्या हो गया? सेकेंड। तो एम्पियर इक्वल्स टू कूलम्ब बाई सेकेंड। अगर 1 एम्पियर लेना होगा तो चार्ज भी 1 यूनिट, सेकेंड टाइम भी 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर if a coulomb of charge flows through it in 1 second। 1 सेकेंड में एक कंडक्टर के अराउंड जितना चार्ज फ्लो किया उसको क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं हम एम्पियर में। इतना हम तो देख लिए ना। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन किधर है? निगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। लेकिन करंट का फ्लो किधर है? करंट का फ्लो है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? आया? यस सर। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट flows only when there is a difference in the electric potential between two ends of a conductor। एक कंडक्टर है अपना, ठीक है, इसका 2 एंड है। मान लेते हैं ई एंड का नाम है ए, इस एंड का नाम है बी। अगर करंट को इधर जाना हो, आई को इधर इस डायरेक्शन में फ्लो करना होगा, तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए और किसका कम होना चाहिए बाबू? मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा ना। अरे है कि नहीं? ऐसा बात है कि नहीं है? करंट कब फ्लो करेगा? जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं अपना वी ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं वी बी है। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जान लें। तो इलेक्ट्रिक करंट follows only when there is a difference in the electric potential between two ends of a conductor। और इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा एक सर्किट में? या तो बैटरी को जोड़ के, नहीं तो सेल को जोड़ के। ठीक है, तो इस 2 एंड के अराउंड हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें एक सेल को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इस 2 एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब देखो यह नेगेटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पे लो होगा। और यहाँ पे पोटेंशियल क्या पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? हाई होगा। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? हाई से लो की ओर। ठीक है, तो और पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें वी ए और वी बी में क्या रिलेशन है? ये बड़ा है, ये छोटा है या बराबर है? इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, लास्ट में बताएंगे। तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस को। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मैथमेटिकली बोला जाता है कि चार्ज को, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए वर्क डन, इसको बोलते, इसको पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और इस डब्ल्यू डी का मतलब वर्क डन। ठीक है, चार्ज तो अपना चार्ज ही है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे? V से। वर्क डन को कैसे डिनोट करेंगे? W से। और चार्ज को कैसे करेंगे? Q से। तो अगर पूछे कोई वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, तो वर्क डन जो अपना होगा वो हो जाएगा Q टाइम्स V या V टाइम्स Q। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा सर। वेरी गुड। तो
यहाँ पे अब देखते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या है? तो बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये जो डिफाइन किया गया है ए एंड बी, अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इस कंडक्टर के अक्रॉस एक यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने में जितना वर्क किया जाता है वो क्या कहलाता है बाबू? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। एक यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने में जितना वर्क करना होता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब यह जो वर्क डन है वह पोटेंशियल के बराबर कब होगा? जब चार्ज का वैल्यू Q का वैल्यू 1 यूनिट हो जाए। 1 यूनिट मतलब कितना? 1 कूलम्ब ले लें 1 कूलम्ब, तो W बराबर क्या हो जाएगा? 1 टाइम्स V, मतलब W इक्वल्स टू V। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क के बराबर तब होगा जब चार्ज का अमाउंट क्या होगा? 1 यूनिट या 1 कूलम्ब। ठीक है, तो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है इसका यूनिट क्या होता है बाबू? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। क्या होता है? नहीं बोलेगा, लगता है पढ़ा ही नहीं पहले। ठीक है। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। नहीं होता है? अरे मीट में हो कि चले गए तुम लोग? है सर। ओके गुड। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो कैसे करोगे? 1 V इक्वल्स टू 1 J बटा में 1 C। मतलब 1 वोल्ट अगर ऑब्टेन करना है तो 1 जूल बाई 1 कूलम्ब कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या? यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मीटर करते हैं किसमें? वोल्ट में। ठीक है। और इसको मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं उसको? वोल्टमीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो फिर पता चलेगा कि अब इसके बारे में हम जानेंगे कि किसको कैसे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, उसमें पता चलेगा चीज़ें क्या क्या है इसमें। यहाँ पे मान लो एक बैटरी जोड़ दी है सबसे पहले, उसके बाद एक बल्ब जोड़ते हैं, बल्ब को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके ऊपर एक कवर लगा देते हैं। ठीक है। ये वायर है बल्ब के अंदर का। उसके बाद इसमें क्या करिए, करंट को मेजर करने के लिए एक आमीटर जोड़ देते हैं। उसके बाद एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है। और इस एंड को यहाँ पे ले आके फिर इसको मिला देते हैं। तो यह एक कंप्लीट सर्किट बना कि नहीं बना? क्लोज्ड है। क्या है? क्लोज्ड है। ठीक है। क्लोज्ड है कि नहीं है? नहीं है। इसको एक की डालेंगे अंदर तब होगा क्लोज। या तो ऐसे डिनोट करते हैं सर्किट को, या फिर दूसरे तरीका से ऐसे बना सकते हैं। बहुत सारे सेल को जोड़ दिए। ठीक है। बीच में एक रेजिस्टर जोड़ दिए। उसके बाद आमीटर जोड़ दिए। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक की जोड़ दिया। तो की कैसे रहेगा? ऐसे।
इस एंड को लेके यहाँ पे फिर हम क्या किए, मिला दिए। तो ये भी एक तरीका है सर्किट को रिप्रेजेंट करने का। ये क्या है बाबू, सेल है। क्या है, सेल। ये क्या है, रेसिस्टर है। ये क्या है बाबू, आमीटर है। ठीक है, डबल एम होगा यहाँ पे, आमीटर। ठीक है, और ये क्या है, की है। जब तक इसमें डॉट नहीं दिए थे तब तक यह ओपन था। की क्या था, ओपन था। डॉट दे दिए, क्लोज हो गया। और इसको क्लोज करना है तो इसको लेके यहाँ पे मिला देना होगा, तभी जाके ये क्लोज हो गया। अब ये सर्किट क्लोज्ड हो गया, तो यहाँ पे सेल लगा हुआ है। तब बताओ, हम यहाँ पे एक डायरेक्शन देते हैं। एक डायरेक्शन ऐसा है, दूसरा डायरेक्शन ऐसा है। डायरेक्शन नंबर 1, डायरेक्शन नंबर 2। तो बताओ करंट फ्लो का डायरेक्शन कौन होगा, 1 या 2? सर डायरेक्शन नंबर 1। 1 होगा। तो करंट अपना इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, ये सेकेंड वाला डायरेक्शन नहीं होगा। तो इधर जब करंट फ्लो कर रहा है तो यह सर्किट कंप्लीट करेगा, पूरा कंप्लीटेड है, इसलिए इसमें करंट फ्लो करेगा। अगर एक की यहाँ पे ब्रेक करता तो करंट फ्लो नहीं करता। ये कैसे पता चलता है, जैसे आप देखा होगा ना, घर में स्विच लगता है ना, स्विच ऑन करो तो बल्ब जल जाता है, स्विच ऑफ करो तो क्या हो जाता है, बल्ब नहीं जलता है। वहाँ पे क्या होता है, स्विच का काम क्या है, यह जो की है ना उसी का काम करता है। उसमें सर्किट को क्लोज करने का और ओपन करने का काम कौन करता है, स्विच करता है। स्विच ऑन करने पर सर्किट क्या होता है, क्लोज हो जाता है, जिसके कारण करंट फ्लो होने लगता है और बल्ब तक पहुंचता है। बल्ब तक पहुंचता है तो बल्ब जलने लगता है। अगर यह यहाँ पे स्विच को ऑफ कर दें तो यह सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ तक करंट नहीं पहुँचेगा तो बल्ब जो है नहीं जलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे तरीका हैं। पहले उसको मतलब रिप्रेजेंटेशन का इलेक्ट्रिक सर्किट में जो यूज होता है सिंबल, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू, सेल बोलते हैं। सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है। मल्टीपल सेल दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, एक बड़ा फिर छोटा, फिर इसको एक और बड़ा फिर छोटा। तो इस मल्टीपल सेल, इसमें 2 सेल जुड़ा हुआ है। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। यहाँ भी प्लस, ये है माइनस, ये माइनस प्लस ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, ये सेल रिप्रेजेंट करने का है तरीका। अब की रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये जो है ओपन की है, हम बोलते जा रहे हैं बाद में आप, ये है क्लोज्ड की। और दूसरा तरीका क्या है ओपन की दिखाने का, ऐसा, क्लोज की दिखाने का, ये हो गया। उसके बाद रजिस्टर दिखाने का क्या तरीका है बाबू, ऐसे करते हैं रजिस्टर दिखाने का। ठीक है, अब हमको चाहिए वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर कैसे दिखाते हैं बाबू, या तो ऐसे एरो बना दो, मतलब हमको यहाँ तक का ही रजिस्टर को रीड करना है। और दूसरा तरीका है ऐसे बनाओ और ऊपर से लाके एक लगा दो, यहाँ तक एरो दिखा दो। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, ये क्या है, रजिस्टर। ये सब क्या है, की है, ये दोनों का। ये क्या है, सेल है। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये क्या है, सिंगल सेल। ठीक है, अब बाबू देखना है आमीटर को कैसे लिखते हैं, आमीटर कैसे बनाते हैं। तो आमीटर के लिए ए बनाते हैं और इसके अराउंड एक सर्किल बना देते हैं और ऐसे 2 लाइन निकाल देते हैं। तो एक साइड में प्लस साइन दे दो, एक साइड में माइनस साइन दे दो। तो इसको क्या बोलते हैं, आमीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर बनाना हो तो क्या करते हैं, भी लिखते हैं और इसके अराउंड एक सर्किल बनाते हैं और एक साइड में प्लस दे दो, एक साइड में माइनस दे दो। इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, अब वायर का ज्वाइंट दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं बाबू, वायर का ज्वाइंट दिखाना हो तो ऐसे बनाओ और ऐसे बनाओ और यहाँ पे एक इसको बोल्ड कर दो, इस पॉइंट को। तो इसको क्या, ये क्या बताता है, अ वायर ज्वाइंट।
अगर वायर के ऊपर का क्रॉसिंग दिखाना हो, एक वायर ऐसे पास कर रहा है और दूसरा वायर इसके ऊपर से जाना है लेकिन इसको टच नहीं करेगा, मतलब इसके ऊपर से जाएगा, तो कैसे जाएगा, यहाँ पे एक हाफ सर्किल बना देंगे। तो ये वायर के ऊपर के क्रॉसिंग को दर्शा रहा है। और वायर क्रॉसिंग ओवर विदाउट ज्वाइनिंग, ठीक है, यहाँ तक था। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले इतने सारे एलिमेंट्स थे, उसके बारे में हमने देखा। अब हम चलते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी उसके बारे में पढ़ते हैं। वो क्या है, ओम्स लॉ। सबने सुना होगा ना इसके बारे में, स्टार मार्क ओम्स लॉ। ये क्या होता है बाब? अभी हमने दो चीज देखा था। एक क्या देखा था, इलेक्ट्रिक करंट। क्या देखा था, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको डिनोट करते हैं आई से। उसके बाद क्या देखे थे, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डिनोट करते हैं हम भी से। ये दोनों में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था जो साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट जिसका नाम था ओम, ठीक है। तो उसने एक लॉ दिया। वो लॉ क्या करता है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड द करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर। तो वो क्या है, तो ओम्स लॉ स्टेट करता है कि द करंट, ये जो है मान लो अपना एक कंडक्टर है, इसके थ्रू जो करंट पास कर रहा आई और इसके अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी, वो क्या होता है, दोनों प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे लिखो आई प्रोपोर्शनल भी या भी प्रोपोर्शनल आई, ऐसे लिख सकते हो। तो लेट्स से वी आर कंसिडरिंग भी प्रोपोर्शनल टू आई। तो अगर हम भी को इधर रखते हैं और आई को इस साइड लाते हैं, तो यह इक्वेट करना होगा कुछ कांस्टेंट से। भी बाई आई इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट से। तो यह जो कांस्टेंट होता है वह इक्वल होता है आर के। आर क्या है, रेसिस्टेंस को बताता है। आर किसको बताता है, रेसिस्टेंस को। ये क्या है, रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। सबसे पहले ओम्स लॉ को हम कंप्लीट कर दें। तो V इक्वल्स टू, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल गया, आई आर। इसको हमको याद रखना है, यही अपना ओम्स लॉ रहेगा, ठीक है। अब हम पता कर लें कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जो रेजिस्टेंस है ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज द property of a conductor to resist the flow of current। मतलब ये क्या करेगा, इस रास्ते से होकर जब करंट जो फ्लो करेगा उसके रास्ते में अड़चन डालेगा, विरोध करेगा, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, वही प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस कहलाता है। अब मान लो आप उधर से दौड़ के आ रहे हो, ठीक है, और कोई आपको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, तो उसके द्वारा जो लगाया गया बल होगा वो आपके जो दौड़ने की गति है उसको कम करेगा ना। वैसे ही यहाँ पे जो करंट का फ्लो होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है इस कंडक्टर के अराउंड, इस कंडक्टर के अपना एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है रेसिस्टेंस। वह करंट फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो उसी का नाम है रेसिस्टेंस, ठीक है। अब इस रेसिस्टेंस को निकालना हो, आर का वैल्यू निकालना हो तो कितना होगा, कैसे पता चलेगा, आर इक्वल्स टू वी बाई आर।
तो उसके अराउंड कितना करंट फ्लो किया, उसके अराउंड, कंडक्टर के अराउंड कितना करंट फ्लो किया और क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस का करंट के साथ जो रेशियो होगा वही उसका रेसिस्टेंस बतलाएगा। ठीक है। अब जो होगा, अब इसको हम कैसे, ये तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है ना, तो ये कंडक्टर का जो लेंथ है, एरिया है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा, उसका जो डेंसिटी है तो या रेजिस्टिविटी है उस पर डिपेंड करेगा। तो उस आर को निकालने के लिए हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं रेसिस्टिविटी या फिर फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस जो है डिपेंड करता है, पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या होता है अभी बताएंगे। ठीक है। तीसरा क्या है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, तो अच्छे से समझते हैं। पहले एक हम एक कंडक्टर बनाते हैं, मान लो एक रॉड टाइप का कंडक्टर है। ठीक है। अब बताओ एक कंडक्टर का नाम बताओ जो क्या बोलते हैं जिससे होके इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। आयरन से पास करता है कि नहीं, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सबसे पास करता है कि नहीं पास करता है करंट। ठीक है। यस सर, करता है। हाँ, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इस पर डिपेंड करेगा कौन, रेसिस्टेंस। ठीक है। और इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बाबू, इधर से इस डायरेक्शन से होकर इसमें करंट पास करेगा। ठीक है। तो ये जो एरिया होगा इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो जाएगा ए। और इस कौन से मटेरियल का बना हुआ है, अगर यह गोल्ड का बना हुआ है, फिर आयरन का बना हुआ है, या फिर और किसी कंडक्टिंग मटेरियल का बना, कंडक्टिंग एलिमेंट का बना हुआ है, तो उसका अपना एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, उसको डिनोट करते हैं रो से। तो जो आर जो होगा वो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के। आर जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को हम कंबाइन करें तो क्या देगा हमको, आर जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल बाई ए के। ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट देना होगा, उस कांस्टेंट का नाम होता है रो, और ये हो जाएगा एल बाई ए। ठीक है। तो आर का जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जहाँ पे रो क्या है, रो क्या है बाबू, रेसिस्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। जब भी क्वेश्चन करेंगे ना उसमें रेसिस्टिविटी ऑलरेडी गिवन रहेगा, या इतना सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा जिससे रेसिस्टिविटी को हम निकाल सकते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, आर एच ओ, रो, क्या पढ़ते हैं, रो। ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, रो का एसआई यूनिट क्या होगा वो निकालना है। तो आर इक्वल्स टू अपने को पता है क्या, फॉर्मूला अभी देखें, रो एल बटा में ए,
तो अच्छा पहले नहीं बताए थे, रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है बाबू? ओम। क्या होता है? क्या होता है? ओम होता है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम। रो का हमको निकालना है, लेंथ का क्या होता है बाबू? नहीं बोलेगा, मीटर। क्या होता है? मीटर। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है ना। तो अब देखो, रो को इधर रहने दो, यहाँ पे लिखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो रो इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रो मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू रो एम। अब अगर यहाँ से एम को हटाते हैं तो इधर लेके क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। इधर क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या देगा? रो इक्वल्स टू ओम मीटर। मतलब जो रो का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का यूनिट जो है वो क्या होगा? ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? ओम मीटर। इतना तो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं फिर। अब देखते हैं हमने अभी तक क्या किसके बारे में जान रहे थे? रेसिस्टर के बारे में। अब हम रेजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे कि बहुत सारे रेजिस्टर्स हो गए, तो इसको कनेक्ट करने का क्या अलग अलग तरीका है उसके बारे में जानेंगे। तो इस रेजिस्टर को दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, एक सीरीज में और दूसरा पैरेलल। ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन किसको बोलते हैं बाबू? जिसके अराउंड करंट जो है सेम करंट फॉलो करे। करंट सेम करंट फ्लो करेगा, उस कनेक्शन को किस में बोलेंगे? सीरीज में। यहाँ पे मान लो R1 है, यहाँ पे R2 रजिस्टर है, यहाँ पे R3 है, तो इसमें जो करंट जाएगा I, वही करंट यहाँ बाहर निकलेगा, वहीं फिर R2 में इन करेगा, वहीं R3 में फिर इन होगा, फिर R3 से आउट होगा। मतलब इसमें जो करंट पास करेगा थ्रू आउट सेम रहेगा। अब देखो पैरेलल वाला क्या होता है कि एक जो है ऊपर में रहेगा और एक जो है नीचे में रहेगा। अगर कोई करंट यहाँ पे आएगा तो इस जंक्शन पे पहुँचने पर उसके पास दो रास्ता है, या तो इधर से जाए नहीं तो इधर से जाए, तो करंट क्या होगा? बंट जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? बंट जाएगा। जब करंट बंट जाता है तो रेजिस्टर्स जो होते हैं वो किस में कहलाते हैं? पैरेलल में। इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन। इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ व्हाट? पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है। अब इसके इतना जानने के बाद हमको क्या करना होगा? अब मान लो कि सीरीज में तीन रेजिस्टर जुड़े हुए हैं। अब तीनों को हटाकर तीनों के इक्विवेलेंट अगर हम एक नया रजिस्टर लगाना चाहते हैं, तो इसके इक्विवेलेंट हम एक नया रजिस्टर लगाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा और कितने अमाउंट का रजिस्टर लगाना होगा? इसका नाम देते हैं आर इक्विवेलेंट। और इसके इन दोनों रजिस्टर को हटाकर हम एक ही रजिस्टर जोड़ना चाहते हैं, तो इसका भी नाम देते हैं आर इक्विवेलेंट डैश दे देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट जो निकालना होगा सीरीज के लिए, फॉर सीरीज कनेक्शन, जो आर इक्विवेलेंट होगा वो तीनों को जस्ट जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। फॉर पैरेलल कनेक्शन के लिए जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। इसको हम डिनोट कर, इससे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक प्राइम दे दिए हैं, तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको सॉल्व करके आर इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है।
तो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। पैरेलल में निकालना हो तो क्या करेंगे, इन्वर्स करके उल्टा करके जोड़ेंगे, 1 ओपन रेजिस्टेंस प्लस 1 ओपन रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह निकालते हैं। अब आज सिर्फ हम थ्योरी दे रहे हैं, कल जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग सीरीज और पैरेलल का। तो देखो बाबू, यहाँ पे एक सर्किट बना रहे हैं हम। ठीक है, इससे एक सेल जुड़ा हुआ है, ये मान लो 5 ओम का है, ये मान लो 2 ओम का है। ये पहला कनेक्शन है। ठीक है, दूसरा कनेक्शन ऐसा है, इससे भी एक सेल जुड़ा हुआ है, ये 5 ओम है और ये 2 ओम है। तो आर इक्विवेलेंट, ये फर्स्ट फिगर है, फिगर 1, ये है फिगर 2। आर इक्विवेलेंट फिगर 1 और फिगर 2 का निकाल के जल्दी बता दोगे? फाइंड। सीरीज में होगा 7 ओम और पैरेलल में होगा 12/35 ओम। ओके, तो इसके लिए जो होगा आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आ रहा है, 5 + 2 मतलब 7 ओम। इसके लिए कितना निकल के आ रहा है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/5 + 1/2 मतलब 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2, इधर हो जाएगा कितना, 5। ये हो गया 7/10। अब देखो हमको तो आर इक्विवेलेंट तो नीचे है ना, तो इसको उल्टा कर देंगे। ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, तो इधर उल्टा किए तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10/7 इतना ओम। तो देखो अब बताओ, आर इक्विवेलेंट सीरीज में ज़्यादा हो रहा है या पैरेलल में? सीरीज में ज़्यादा है या पैरेलल में? सर सीरीज में। सीरीज में। तो इतना ही के साथ आज हम लोग आज का सेशन इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू। और